ट्रेन लाहौर से दिल्ली पहुंच गई। बिल्किस उसी रोज़ पालम जाकर मुंबई रवाना हुई। सीधा करोल बाग वापस पहुंची। दूसरे रोज़ हुमा से मिली। तीसरे रोज़ से दफ्तर जाने लगी। उसकी मसरूफ़ और ख़ाली ज़िंदगी के मामूलात का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू हो गया जहां उसे छोड़कर वो 3 हफ्ते के लिए पाकिस्तान गई थी। बिल्किस के मुंबई से लौटने के बाद मुद्रा राष्ट्र शुरू होने वाला था और मॉडर्न थिएटर के अरकान उसकी तैयारियों में बेतरह मसरूफ़ थे। फर्स्ट नाइट के मौके पर सीता थिएटर हॉल की सीढ़ियों पर खड़ी चंद दोस्तों से बातें कर रही थी जब उसने महसूस किया कि सुतून के पीछे से एक आदमी उसे बड़े ध्यान से देख रहा है। सूरत कुछ मानूस सी थी मगर उसकी समझ में नहीं आया कि कौन है। वो इत्मीनान से बातों में मुनहमिक रही। जब सब अंदर जाने लगे तब भी उस आदमी ने 1-2 बार मुड़कर उसे उचटती निगाहों से देखा। खेल के इख्तिताम पर जब वो बिल्किस को मुबारकबाद देने के इरादे से ललिता के ड्रेसिंग रूम में गई, उस वक्त वो आदमी वहाँ पहले से मौजूद था और 4-5 लोग उसे घेरे हुए थे। अपने अंदाज से वो कोई बड़ी अहम हस्ती मालूम होता था। ललिता ने सीता का उससे तारुफ कराया। ब्रजेश कुमार चौधरी। ब्रजेश कुमार चौधरी मुल्क का अजीम मुसव्विर, आलमगीर शोहरत का एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट, जिसकी तस्वीरें उसने नुमाइशों और रिसालों और किताबों में देखी थी, जिसके मुतालिक अमेरिका के आर्ट मैगज़ीनों में मज़मून पढ़े थे। ब्रजेश कुमार चौधरी इस समय जीता जागता उसके सामने मौजूद था। हेलो सीता देवी, वो कह रहा था। कमर से तो आपका बहुत ज़िक्र सुना है। बड़ी खुशी हुई कि इस वक्त आपसे मुलाकात हो गई। आइए इधर बैठ जाएं। वो मलबूसात के अंबार के पास स्टूलों पर टिक गए। ब्रजेश बेहद अखलाक से गुफ्तगू करता रहा। ये सोचकर कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुसव्विर से बातें कर रही है, उसे बड़ी अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ब्रजेश खासी पुख्ता उम्र का इंसान था। उसकी शख्सियत बहुत दिलकश थी और औरतों को मोहने का फ़न भी उसे खूब आता था। बचपन से मैं आपका नाम सुनती आ रही हूँ। कोलंबिया में हम लोगों ने आपकी तस्वीरों की नुमाइश भी की थी, इंडिया इवनिंग के सिलसिले में एक मर्तबा। सीता ने कहा। अच्छा। वो बड़ी शफ़क़त और अपनायत से मुस्कुराया। बचपन से आपका नाम सुनती आ रही हूँ, ये क्या रस्मी और अहमकाना बात कह दी मैंने। मगर ये वाक़या था कि उस वक्त वह यकबारगी बेहद नर्वस हो गई थी। मशहूर शख्सियतों से मरऊब होना उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी और उसे इस कमज़ोरी का एहसास भी था। पल की पल में उन सब मशहूर लोगों का जुलूस उसके जहन में मंडलाया जिनकी वो लड़कपन से हीरोशिप करती आई थी। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं बहुत छोटी हूँ। दूसरे लम्हे उसने संभल कर कहा। क्यों नहीं, तुम तो मेरी बेटी के बराबर होगी। खैर ये तो गलत है। बेटी? उसने ज़रा रुक कर पूछा। हाँ, अगर मेरी कोई बेटी होती तो तुमसे कोई 4-5 साल ही छोटी रही होती उम्र में। सीता को मालूम था कि जब से अपनी हंगेरियन बीवी को उसने तलाक दी थी, जो ख़ुद बड़ी मशहूर संगतराश थी, ब्रजेश कुमार चौधरी ने दूसरी शादी नहीं की थी। जिस तरह गोर की सारी दुनिया को अपनी यूनिवर्सिटी समझता था, ब्रजेश सारी दुनिया की खूबसूरत औरतों को अपनी हरम सरा की मुमकिन कनीज़े तस्वुर करने का कायल था और ऐसा सोचने में वो हक बजानिब था, क्योंकि बहुत कम औरतें उसकी शख्सियत के सहर से बच सकती थीं। पिछले 20 साल से उसके बेतकल्लुफ़ दोस्तों के हलक़े में उसके मुख्तलिफ़ पीरियड मशहूर थे। 38 से लेकर 41 तक, जब इलाहाबाद की कश्मीरी नज़ाद आर्टिस्ट प्रेमा बख्शी पर आशिक था। वो ज़माना उसकी मुसव्विरी का कश्मीर पीरियड कहलाता था। उसके बाद यके बाद दीगरे चेकोस्लोवाकियन, गुजराती और राजस्थानी अदवार जारी रहे। 46 से 52 तक, जब नामवर हिंदी अदीबा कुमारी राजरानी मिश्रा ने उससे मुतासिर होकर 3 ज़ख़ीम नावल लिखे, वो ब्रजेश कुमार चौधरी का गंगा जमुनी दौर समझा गया। 52 से अब तक उसके अलहदा अलहदा
मराठी, फ्रांसीसी, रूसी और पंजाबी पीरियड शुरू होकर ख़त्म हो चुके थे। उसी दौरान में उसकी हंगेरियन बीवी आई भी और चली भी गई। इधर कुछ अरसे से उसकी जज्बाती ज़िंदगी का कोई पीरियड मंजरे आम पर नहीं आया था। वो ललिता के ड्रेसिंग रूम में बैठा बहुत देर तक सीता से इधर उधर की बातें करता रहा। सीधी सादी, गैर गुंजलक, गैर माबादुत तबीयाती बातें। उसकी तबीयत में कितना इनकिसार था, कितनी मुलायमत, सीता ने हैरत से सोचा। और जब प्रजेश ने कहा कि हफ्ते की रात को मेरे साथ खाना खाओ, तो उसने फ़ौरन मंजूर कर लिया। कमर और माधुरी भी आ रहे हैं, प्रजेश ने इजाफा किया। ओह हाउ वंडरफुल, मैं कमर से बहुत ज़माने से नहीं मिली, सीता ने गर्मजोशी से जवाब दिया। हफ्ते की शाम को जब वो प्रजेश कुमार चौधरी के हमरा रेस्तरां में दाखिल हो रही थी, तो उन दोनों को इकट्ठे देखकर बरामदे में खड़ी हुई किसी लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा, शुगर डैडी। सीता का चेहरा सुर्ख हो गया। शुक्र है कि प्रजेश ने ये लचर रिमार्क नहीं सुना, उसने सोचा। वो दोनों अंदर जाकर एक कोने में बैठ गए। हाल कुमकुमों से जगमगा रहा था। ऑर्केस्ट्रा कोई ताज़ा तरीन अमेरिकन धुन बजाने में मसरूफ़ था। लोग आकर मेज़ों पर बैठ रहे थे या बाहर जा रहे थे। प्रजेश अपने किसी शनासा से बात करने के लिए उठकर दूसरी मेज़ पर चला गया। सीता अपनी जगह पर बैठी रेस्तरां के मजमे को देखती रही। कैसे कैसे लोग, नई हिंदुस्तानी स्टेज के अदाकार, उर्दू के शायर और अदीब, नए दौलतमंद सिंधी और पंजाबी, जो 10 साल कबल इसी शहर में पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए थे। बाहर कनाट सर्कस के रास्तों पर मोटरों का ज्वार भाटा उमड़ रहा था। मरकज़ी हुकूमत के आला ओहदेदार, फिल्म सेमिनार के लिए आए हुए मुंबई और कलकत्ते के मशहूर एक्टर और एक्ट्रेसें और डायरेक्टर, कांग्रेस और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता, इसी नई सोसाइटी के मुतालिक रिसर्च करके उसने पीएचडी की डिग्री ली थी। चंद मिनट बाद प्रजेश मेज़ पर वापस आया और नर्म नर्म आवाज़ में उससे बातें करता रहा। इन कमबख्त बंगालियों की आवाज़ में कितना जादू होता है। थोड़ी देर में कमर और माधुरी आ गए। माधुरी की मांग में सिंदूर था। मिसेस चौधरी, प्रजेश ने सीता से तारुफ कराया। मुबारक हो कमर, सीता ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक्स सीता, हम लोगों ने इतनी जल्दी में शादी की है कि सब दोस्तों को खबर भी नहीं कर सके, और तुम तो पाकिस्तान चली गई थी। कमर ने बड़ी मोहब्बत और खुलूस से सीता से बातें शुरू की, जिस तरह दो पुराने दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। उसी वक्त प्रजेश ने एक रूसी दोस्त को अपनी मेज़ पर बुला लिया, जो उर्दू में रिसर्च करने के लिए मास्को से अलीगढ़ आई हुई थी। कुछ देर बाद 2 और रूसी पार्टी में शामिल हो गए। ये दोनों भिलाई में इंजीनियर थे, हिंदी वाले थे और नहायत सकील उर्दू, नहायत शुद्ध हिंदी बोल रहे थे। जो जो रात गहरी होती गई, प्रजेश के मेहमानों की तादाद में इजाफा होता गया। डिनर के इख्तिताम पर जब सीता बाहर निकलने लगी, तो कमर और माधुरी ने उसे बड़ी गर्मजोशी से आइंदा इतवार को अपने घर मदऊ किया। कमर और माधुरी की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। वो दोनों सुंदर नगर के एक फ्लैट में रह रहे थे। माधुरी सरकारी अफसर थी और अपनी कार चलाती थी। इस वजह से कमर को अपनी माली कामयाबी के बावजूद कार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उन दिनों वो दोनों अपना घर इंतहाई आर्टिस्टिक अंदाज से सजाने में जुटे हुए थे और ज़्यादातर शाम को बाहर जाने के बजाय वो अपने करीबी दोस्तों को अपने यहाँ मदऊ कर लेते थे, जहाँ सब मिलकर खाना पकाने में माधुरी की मदद करते। इतवार की शाम हस्बे वादा वो प्रजेश के हमरा कमर के घर पहुंची। कमर घंटी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश दौड़ता हुआ नीचे इस्तकबाल के लिए आया। ऊपर पहुंचकर उसने मेहमानों को सिटिंग रूम में छोड़ा और उनकी खातिरें करने में मसरूफ़ हो गया। प्रजेश ने जो बहुत बड़ी पेंटिंग कमर को शादी के तोहफे में दी थी, उसके नीचे दीवान पर बैठे हुए सीता ने देखा कि कामयाबी ने कमर को एक हद तक मुख्तलिफ शख्सियत बना दिया था। उसके अंदाज में खुद एतमादी आ गई थी। शायद वो अब इतना लपाड़ी भी नहीं रहा था। मेहमानों से बातें करते करते वो कभी कभी नज़रें उठाकर बड़े प्यार से माधुरी को देख लेता था। माधुरी ने उस पर बहुत अच्छा असर डाला था। ये जाहिर था
कि वो उसकी बोहेमियनिज़्म दूर करने में तुंदही से मसरूफ़ थी। कमरुल इस्लाम चौधरी इस वक्त एक कामयाब, नामवर, दौलतमंद इंसान था और मसरूर और मुतमईन। कामयाबी रूह के लिए कितनी उम्दा शय है। उस वक्त वो बड़ी बेनियाज़ी और बेपरवाही से अपने बरतानवी अमेरिकन पब्लिशर्स का जिक्र कर रहा था और सीता ने देखा कि उसकी गुफ्तगू में कहीं पर भी गुरूर या इतराहट या खुदसताई की झलक नहीं थी। कामयाबी इंसान को इनकिसार भी सिखला देती है। चंद रोज़ बाद वो मास्को जा रहा था। उसकी नई तमसील मशरक़ी बर्लिन में स्टेज की जाने वाली थी। हाल ही में उसने अपना पहला नावल मुकम्मल किया था। इस नावल को छपवाने की उसे जल्दी नहीं थी, क्योंकि नज़्मों के मजमूए की इशाअत से उसे इतनी शोहरत मिल गई थी कि अब उसे मज़ीद शोहरत की चंदा परवाह नहीं रही थी। कामयाबी इंसान को काने बना देती है। घंटी बजी और सतीश गोपाल और जेनिफर क्रेन अंदर आए। जेनिफर सीता को देखते ही नारा लगाकर उससे लिपट गई। डार्लिंग, तुमको इतनी सदियों बाद देखा है, कैसी हो? मैं अब मिसेस गोपाल हूँ, और तुम? सतीश गोपाल ने मुस्कुराकर सीता को नमस्ते किया। सीता उससे एक बार बिल्किस के यहाँ मिल चुकी थी। वो बड़ा खुश अखलाक और मिलनसार किस्म का पंजाबी लड़का था। महकमे इत्तलाआत में काम करता था और उर्दू में शेर कहता था। हिंदुस्तान की रूह के अंदर झांकने की तुम्हारी प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं हुई? खाने के लिए जापानी वज़ा की लंबी चौकी के नज़दीक कुशन पर बैठते हुए सीता ने जेनिफर से दरियाफ्त किया। बंगाल के बाद पंजाब का जायज़ा लेना बेहद ज़रूरी था। जेनिफर ने इत्मीनान से फुसकड़ा मारकर फर्श पर बैठते हुए जवाब दिया। अभी तो हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स और बाकी हैं जेनिफर डियर, सीता ने कहा। खुदा मेरी मदद करे, जेनिफर ने आंखें घुमाकर छत को देखते हुए जवाब दिया। सीता जी, सतीश ने उसे मुखातिब किया। कमर साहब अब मुसिर हैं कि मैं उनके नावल का उर्दू तर्जुमा करूं। आपने पढ़ लिया उसे? अभी तो नहीं। कमर फ़ौरन मुसव्वदे का फ़ाइल निकाल लाया। नाम तो बड़ा अच्छा है, बादलों का शहर, प्रजेश ने उन्वान पर नज़र डालकर कहा। खाने के बाद कमर मसवदा लेकर सीता के पास आ बैठा। सीता, मैं किसी रोज़ ये नावल तुम्हें ख़ुद पढ़कर सुनाऊंगा, सुनोगी? तुम्हें न्यूयॉर्क की वो तूफ़ानी रात याद है जब बरसती बारिश में तुम मेरे पास आई थी और मैं कुछ न कह सका था? याद है ना? मैंने उस तूफ़ानी रात का बाब अपने खून जिगर से लिखा है, उसने आहिस्ता से कहा। सीता ने नफ़रत से उस पर नज़र डाली। तुम जिंदगियों से इसलिए खेलते हो कि बाद में उनके मुताल्लिक कामयाब नावल लिख सको। तुम इंटेलेक्चुअल लोग दरअसल कितने बड़े फ्रॉड हो, उसने दिल में कहा। जेनिफर अब कहवा बनाने में माधुरी की मदद करने बावर्ची खाने में जा चुकी थी और वो दोनों किसी बात पर खुश खुश हंस रही थीं। सतीश फुलकारी के टुकड़े पर बैठा बुक केस की किताबें देखने में मसरूफ़ था और कमर से कोई बात कह रहा था। एक लम्हे के लिए सीता का सर चकरा गया। ये बोहेमियन इंटेलेक्चुअल लोग शादियों के सिलसिले में एक किस्म की म्यूज़िकल चेयर्स खेल रहे थे और कितने नाकाबिले एतबार थे, क्योंकि ख़ुद इन्हें अपनी ज़िंदगियों पर एतबार न था। यकलख्त उसे इरफान याद आया और इस याद ने उसे बेहद दिल गिरफ्तार किया। इस लम्हे वो न जाने कहाँ होगा, लाहौर, पेशावर, पिंडी। वाकई उसने ठीक कहा था, वो और इरफान दो मुख्तलिफ कुर्रों पर ज़िंदा थे। इरफान ने उसकी रवानगी के वक्त लाहौर के प्लेटफॉर्म पर नीची आवाज़ में कहा था, तुम मुझे गैर जज्बाती समझती हो, मगर अब तुम्हारे जाने के बाद मैं मुस्तकिल ये शेर पढ़ पढ़ कर आंसू बहाया करूँगा। आंसू बहाना क्या वानी, दहाड़े मार मार कर रोऊंगा। कौन सा शेर? अर्ज़ करता हूँ। वो कब के आए भी और गए भी नज़र में अब तक समा रहे हैं। ये चल रहे हैं, वो फिर रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। 5-6 महीने गुजर गए। एक रोज़ काफ़ी रात गए बिल्किस खाना खाकर हाथ धोने के लिए गुस्ल खाने की तरफ जा रही थी जब ज़ोर ज़ोर से फ़ोन की घंटी बजी। सीता होगी, वही इस तरह वक्त बेवक्त फ़ोन करती है, बिल्किस ने छोटी खाला से कहा और लॉन्च में जाकर रिसीवर उठाया। उसका ख्याल ठीक था। हुमा के गार्डन हाउस से सीता बोल रही थी। बिली, मैं कल सुबह को कोलंबो जा रही हूँ। क्या कहा? कुआलालंपुर?
खुदा के लिए क्यों भाई? कोलंबो, सीता की आवाज़ में नकाहत थी। मगर क्यों? मुझे अभी मालूम हुआ है कि जमील वहाँ यूएन के किसी काम से आए हुए हैं। तो मैं जाकर आखिरी बार उनसे प्रार्थना करूँगी कि राहुल मुझे दे दें। ये जंगली बतख का ताक़ुब है सीता डियर। और तुम वहाँ क्यों जाओ? शायद वो दिल्ली भी आएंगे। इतने करीब आकर ये कैसे हो सकता है कि वो यहाँ ना आए? मगर उन्होंने हमें कोलंबो आने के मुतालिक कुछ नहीं लिखा। वो वहाँ सिर्फ हफ्ते भर के लिए आए हैं और सीधे जकार्ता चले जाएंगे और फिर वापस न्यूयॉर्क। मैंने यूएन इंफॉर्मेशन ऑफिस से सब मालूम कर लिया है। और कोलंबो में तुम उन्हें पकड़ लोगी? हाँ, मैं सब इंतज़ाम कर लूँगी। या अल्लाह, तुम रोज़ बरोज़ ज़्यादा पुरअसरार होती जा रही हो सीता डियर। वो किस तरह? बड़ी रिसोर्सफुल हो भाई। वो तुम्हारे वाले महाशय भी आजकल वहीं पर हैं, किसी कॉन्फ्रेंस के चक्कर में गए हैं। मेरे वाले महाशय कौन? वही, वो ज़रा झिझकी, इरफान। तुमको कैसे मालूम? मुझे उन्होंने लिखा था। अच्छा, आप उनसे ख़त व किताबत भी करती रही हैं। तुम वाकई बड़ी ज़बरदस्त डार्क हॉर्स हो सीता रानी। अगर कहीं खुदा न खास्ता मैं उनसे शादी करने वाली होती तो इसी वक्त आकर तुमसे डुएल लड़ती। चूँकि मुझे मालूम है कि तुम उनसे शादी नहीं कर रही, इसलिए मैंने उनके ख़तों का जवाब देने में कोई हर्ज नहीं समझा। ओह, नेवर माइंड, मैं मजाक कर रही थी। तुम किस कदर बोर भी बनती जा रही हो। मुझे तुम्हारी तरफ से फ़िक्र हो गई है। चेयर अप। तो वो इरफान साहब बड़े समझदार आदमी हैं। मैं उनसे कहूँगी कि जमील को समझा बुझाकर राज़ी करने की कोशिश करें तुम्हारे नाते। उन्होंने पाकिस्तान में वादा किया था कि हर मुमकिन मदद करेंगे। इसके अलावा मैं 1.5 साल काम करते करते थक गई हूँ, ज़रा सैर भी कर लूँ। तो सैर करने के लिए यहाँ जगह कम है, कश्मीर या केरल चली जाओ। इतनी दूर जाकर रुपया बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? और फिर तुमने वही बेहुदा बात कही, मेरा नाता कैसा? मेरा मतलब ये कि वो तुम लोगों के फैमिली फ्रेंड हैं। दूसरी बात ये कि जमील भैया दूसरों तीसरों के समझाने से समझने के बजाय और ज़्यादा चिढ़ जाएंगे। तुम उनका गुस्सा नहीं जानती हो। मैं उनकी बहन हूँ, मैं जानती हूँ। मैं उनकी बीवी हूँ बिल्किस। गुड गॉड सीता, तुमको अक्ल की बात बताना बिल्कुल बेकार है। सीधे स्वभाव ये क्यों नहीं कहती कि चूँकि तुम्हारे लिए पाकिस्तान जाकर इरफान से मिलना तकरीबन नामुमकिन है और हम सब के लिए ऑकवर्ड भी, इसलिए तुम महज उनसे मुलाकात करने कोलंबो जा रही हो। तुम किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रही हो सीता डियर? बिल्किस, सीता ने गुस्से से कहा, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इसलिए कि तुम दिन ब दिन ज़्यादा अहमक होती जा रही हो। लोग यहाँ तुम्हारे स्कैंडल बयान करते हैं तो शर्म तो हम लोगों को आती है। गुड नाइट बिल्किस, सीता ने गुस्से से लरसते हुए ज़ोर से रिसीवर पटक दिया। किससे लड़ रही थी? हुमा ने बच्चे को लोरी देते हुए अपने कमरे से बड़ी मीठी आवाज़ में पूछा। तुम लोग सब मिलकर मुझे खा जाओगे, सीता ने जहर भरे लहजे में जवाब दिया और बैग उठाकर तीर की तरह गैलरी से बाहर निकल गई। बैंग 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 इंजनों का शोर कम हुआ और हवाई जहाज़ बड़ी सहूलत से रतमालना एयरपोर्ट पर उतर गया। मद्रास से यहाँ तक कोहरे बादलों की वजह से परवाज़ बहुत ख़राब रही थी। वो जहाज़ से उतरकर सीधी इंडियन एयरलाइंस के काउंटर पर गई और कोलंबो प्लान के दफ्तर फ़ोन किया। जी नहीं, यहाँ तो कोई मिस्टर इरफान नहीं है, शायद किसी दूसरी इमारत में हो। ठहरिए, मालूम करके बताता हूँ। आप घंटे भर बाद दोबारा। उसका दिल धक से रह गया। अब क्या होगा? यूएन का दफ्तर किधर है? उसने टैक्सी वाले से दरियाफ्त किया। ड्राइवर ने टैक्सी एक इमारत के सामने ले जाकर खड़ी कर दी। उसके अंदर वो बैठा होगा। जमील अपने डेस्क पर अपने काम में मसरूफ़ होगा। अगर वो इस वक्त बाहर निकल आए तो क्या हो? यकलख्त उसे बेहद डर लगा और सीधी माउंट लेओनिया होटल की तरफ रवाना हो गई। उस रोज़ सारे कोलंबो में बड़ी खुशगवार धूप फैली हुई थी, जिसमें सड़क के दोनों तरफ लगे हुए सुर्ख फूलों वाले घने दरख्त और नारियल के झुंड और समंदर की लहरें, हर चीज़ जगमगा रही थी।
माउंट लेवनिया के नीचे साहिल पर अंग्रेज़ और अमेरिकन आफताबी गुस्ले में मसरूफ़ थे। फ़िज़ा पर अजीब सी काहिली छाई हुई थी।